नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली गांव गया हुआ था और अब वापस आ गया हूं, तो भाई फुल फ्लेज में लगते हैं। तो चलिए, पहला वीडियो जो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है हैरिस सुल्तान है, शायद हैरिस सुल्तान ही नाम है ना उनका। मोमिनों के फ्रांस में दंगे, मोमिनों के कारनामे। चलिए भाई देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। फ्रांस में जो राइट्स हो रहे हैं उन पर शायद ये बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। खबरों में तो ये नहीं आ रहा इतना, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो शायद आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त फ्रांस के मल्टीपल शहरों में एक कम्युनिटी है जिसने दंगे फसाद किए हुए हैं और उन खूबसूरत शहरों का, उन खूबसूरत मुल्कों की ईंट से ईंट बजाई हुई है। वो कम्युनिटी कौन सी हो सकती है? मेरा ख्याल क्रिश्चियंस होंगे, शायद नहीं, मेरा ख्याल चाइनीज होंगे, शायद पोलिश होंगे, हो सकता है यूक्रेनियन हो, क्योंकि यूक्रेनियन बहुत ज्यादा आजकल रेफ्यूजीज हर जगह गए हुए हैं। नहीं नहीं, हिंदू होंगे, हिंदू होंगे, यस यस। हाँ, नहीं नहीं, हिंदू नहीं है। एक ही कम्युनिटी है जो दुनिया की सबसे बड़ी विक्टिमाइज कम्युनिटी है, और वो है मोमिन। इनका रोने धोने हर जगह पे, इनकी बहानेबाजियां हर जगह पे। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल के मेंबर बने, पेट्रन बने, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस रिलीज होने से पहले मिल जाए। हुआ कुछ यूं कि एक लड़का, यंग बच्चा गाड़ी चला रहा था, शायद उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसको पुलिस ने रोका तो उसने गाड़ी दौड़ा दी। तो चूंकि इनकी रेपुटेशन भी ऐसी है कि जो इस तरह की शक्लों के लोग दिखते हैं तो दहशतगर्दी भी हो सकती है। इन्होंने ट्रक भी चलाए हुए हैं, इन्होंने गाड़ियां लोगों के ऊपर चलाई हुई हैं, इन्होंने हर तरह के काम किए हुए हैं। तो इस शक की वजह से उसने, पुलिस वाले ने गोली चला दी जो कि उसके सर पे लगी और वो लड़का मर गया। नहीं होना चाहिए था, ऑब्वियसली गलत हुआ, ऐसा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि मोमिन सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे, गाड़ियां जला रहे हैं, पब्लिक इमलाक को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं और दुकानों को लूट रहे हैं। हिजाबी औरतें दुकानों को लूट रही हैं। ये कौन से मुजाहरे हैं? ये कौन से हक की लड़ाई लड़ी जा रही है? ये कौन सी आज़ादी राय का इजहार किया जा रहा है? ये ड्रामेबाजी है। जहां पर इन्होंने पुलिस स्टेशन, थाने, दुकानें लूट ली, जला ली, वहां पर इन्होंने मारसाए की लाइब्रेरी भी जला दिया। और मुसलमानों को कुछ खास नफरत है किताबों से, क्योंकि ये समझते हैं कि इनके पास एक किताब है, उसके अंदर पूरी दुनिया का नॉलेज है, वो है कुरान, और बाकी हदीसें शदीसें इनसे जितनी मर्जी पढ़वा लें, वो वही चाहिए। तभी वजह है कि इनसे कोई साइंसदान नहीं निकलता है, ये कोई कोई दुनियावी काम ये नहीं कर पाते। तो बहरहाल अ, इस बात से थोड़ा बहुत मैं सहमत हूं, इसलिए क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये चीज़ वहां से चली आ रही है। अगर भारत के लोगों को नहीं पता है या पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता है तो आप जाकर सर्च करिए, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये दोनों बिहार में मौजूद यूनिवर्सिटी थी और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। अब आप सोचिए भला कि भाई किताबों से क्यों दुश्मनी, किताबों से ऐसी क्या रंजिश है? भाई चलो घर तोड़ दिया, मंदिर तोड़े, वहां पर मस्जिद बनवा दी, लाइब्रेरी क्यों? जी बहुत बड़ी वजह है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी की वही वजह है जो ये बता रहे हैं कि सिर्फ अपनी किताब की बातों को फैलाना, बाकी दुनिया की किसी भी किताब के सामने उसकी कोई वो नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले सामने वाले कम्युनिटी की किताबों को, किताबों में चूंकि इतिहास होता है, किताबों में परंपराएं होती हैं, किताबों में संस्कृति होती है, कल्चर के बारे में बताया जाता है, वही चीज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। तो सबसे पहले किताबों को जला दो कि रिटन कोई चीज ना रह जाए जिससे पता चल जाए कि भाई ये चीज ऐसी थी और ये अच्छी है। तो इसलिए सबसे पहले उसको जलाओ और फिर सप्रेस इतना करो कि सामने वाला इस्लाम कबूल कर ले, फिर वो अपनी बातें उनको बताओगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मौखिक रूप से चीजें ट्रांसफर होती थी वो भी नहीं हो पाएंगी। तो पूरी तरह से उस कल्चर को, उस संस्कृति को, उसके इतिहास को तबाह कर दिया जाए। यह है मुख्य मुद्दा। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज्यादातर मेरी इस बात से सहमत होंगे कि क्यों किताबें जलाई जाती हैं। इनको किताबों से, लाइब्रेरी से नफरत है। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को तकरीबन 850 साल पहले जला दिया था, सारी किताबें, उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स जला दी थी। आपके हजरत उमर, जो बड़े जलीलुल कदर और बड़े गैरतमंद और बड़े जबरदस्त किस्म के सहाबी थे, दूसरे खलीफा थे, उन्होंने सिकंदरिया की लाइब्रेरी को भी जला दिया। और अब इन्हीं के इस तरह के जो सुन्नत है अपने बड़े बुजुर्गों की, उससे उस पर अमल करते हुए उन्होंने मारसाए की लाइब्रेरी भी जला दिया।
तो ये बदमाशियां इनकी मोमिनों की हर वक्त चलती रहती हैं। जिस मुल्क में जाएंगे उस मुल्क के बखिए उधेड़ेंगे। ये जिन मुल्कों में जाते हैं ये उस मुल्क के कभी भी नहीं होते। ये गद्दार निकलते हैं और ये गद्दार ही रहते हैं। जब पाकिस्तान में इन्होंने ये काम किया, सरकारी अमलाक को आग लगाई, तो कैसे पाकिस्तान आर्मी ने इंसानों की धज्जियां उड़ा दी। अब फ्रांस अगर सख्ती करता है तो इस्लामोफोबिया का नारा लग जाता है। पाकिस्तानी बजाय इसके के, और मुसलमान मोस्टली, बजाय इसके कि इसको कंडेम करें, आगे से कह रहे हैं देखो आपने बच्चे को मारा तो ये तो होगा ना, जुल्म करोगे तो ये तो होगा। डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। इनको बंदा लगाए छितर और इनसे पूछे कि जब एक मोमिन ने ली रिग्बी की गर्दन उतारी थी इंग्लैंड में, कितने गोरों ने निकल के सड़कें जलाई थी, या कितने गोरों ने निकल के मुसलमानों की गर्दन उतारी थी? किसी ने नहीं। इसी तरह लंदन ब्रिज पे छुरियां मार के एक मोमिन ने कर दिया। तो इस तरह के तो बेतहाशा वाकयात हैं, आप उसको गिन भी नहीं सकते, इतने वाकयात हैं। फ्रांस में सैमुअल पैटी, जिसने वो कार्टून दिखाया था अपने स्टूडेंट्स को, उसके बाप ने आके, बच्चे के बाप ने आके उसकी गर्दन उतार दी थी। कितने फ्रेंच लोगों ने निकल के मुसलमानों की गर्दनें उतारी। बेटली ग्रामर स्कूल में वो एक टीचर ने बताया, इस मामले को रिपोर्ट किया, तो उसके ऊपर उसको जान की धमकियां लगा दी। वो 1.5 साल हो गया, वो अभी तक छुपता फिर रहा, अपने मुल्क में छुपता फिर रहा है। किनसे? इन जंगलियों से। तो चाहे ये अल्जीरिया के हों, चाहे ये नॉर्थ अफ्रीका के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, चेचनिया के हों, कहीं के भी हों, सिर्फ एक कौम है और इसमें एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये इनका दिल जो है ईमान की रोशनी से माला माल है। तो और इनमें कुछ इंडियंस भी हैं। देखिए, ये कहना चाहिए, अगर कोई बुरी चीज़ हो रही है, कोई गलत चीज़ हो रही है, तो ये कहना चाहिए भाई। हमारे यहाँ देश में भी तो लोगों को छुपना पड़ रहा है, अपने ही देश में। नुपुर शर्मा का एग्जाम्पल है, छुपना पड़ रहा है ना। और भी कई लोग हैं जिन्हें छुपना पड़ रहा है। तो जब तक हम रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, बुरे को बुरा नहीं कहेंगे, तब तक ये गड़बड़ियां होती रहेंगी। और देखिए, इसके नतीजे आगे जाकर बहुत ज़्यादा बुरे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब अति हो जाती है किसी चीज़ की, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे क्या कहें कि टकराव और बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिस कम्युनिटी से ये आते हैं उस कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सोचने वाली बात है। बंदा सवाल पूछता है कि क्या ऐसा कीड़ा है इस मजहब के अंदर, क्या ऐसा कीड़ा है, कोई तो है कीड़ा जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें करते हैं। असल इस चीज का नुकसान और अफसोस इस बात का है कि जो राइट विंग के शिद्दत पसंद गोरे सफेद फार्म लोग जो हैं, वो इस तरह के वाकयात को यूज करके इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज, मल्टीकल्चरलिज्म के खिलाफ बोलने का उन्हें मौका मिलता है। और वो खूब इस वक्त हो रहा है काम। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई आराम से चुप करके खत्म हो जाए। फ्रांस में मेरा ख्याल 12-13% मुसलमान है, बाकी के तो नॉन मुस्लिम ही है ना। और इनकी धुलाई होगी, आहिस्ता आहिस्ता धुलाई होना शुरू हो गई है, नए कानून बनने शुरू हो गए हैं। जो दहशतगर्दी करेगा या उसमें पकड़ा जाएगा उसको डिपोर्ट कर देंगे। शमीमा बेगम का केस आपके सामने है, इंग्लैंड में भी यही कानून है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये कानून आ गया, और बाकी जगहों पे भी ये कानून आएगा। लेकिन इन लोगों की वजह से जो दूसरे मल्टीकल्चरल लोग हैं, जो गोरे नहीं हैं, इंडियंस हैं, वियतनामीज हैं, चाइनीज हैं, इवन हम एक्स मुस्लिम्स हैं, उनके ऊपर भी इनके काले करतूतों की वजह से गुबार आएगा और उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये है इस गंदी सोच की रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस। सिर्फ एक ही कौम है इंग्लैंड में, 1% पॉपुलेशन का हिस्सा इंडियंस है। आपको पता है जेलों में कितने? जेलों में 1% होने चाहिए, नहीं, जेल में 0.1% है इंडियंस। मुसलमान 8% है इंग्लैंड में, जेलों में कितने हैं? हालांकि 8% होने चाहिए। अपने 8% पॉपुलेशन का हिस्सा है तो प्रिजन पॉपुलेशन का भी 8% होना चाहिए, नहीं, उसका 23% हिस्सा है। यही कहानी आपको फ्रांस में, बेल्जियम में, स्वीडन में, हर जगह मिलेगी जहां पे मोमिनीन्स, जेलें जो है उनकी मोमिनीन से डिस्प्रपोर्शनेटली भरी पड़ी हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से दुगनी तिगनी गुना भरी हुई हैं। और जब हम देखते हैं चाइनीज की, चाइनीज जेलों में नहीं है, अपनी जो उनकी पॉपुलेशन उससे कम अंडर रिप्रेजेंटेड है। जब हम देखते हैं इंडियंस को, वो इंडियंस तो हमारे जैसे ही है ना, उनकी तो जबान भी हमारे जैसी, तकरीबन खाने हमारे जैसे, उनका कल्चर हमारे जैसा, उनकी शक्लें हमारी जैसी। तो उनके क्या 2 सर लगे हुए हैं? वो क्यों नहीं ये हरकतें करते? वो जेलों में क्यों नहीं जाते? मोमिन क्यों जाते? अभी खबर आई, अभी ग्रूमिंग गैंग के पकड़े उन्होंने रॉश जेल में, 10 बंदों के ऊपर केस चल रहे, 10 के 10 पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी भी वो नहीं जो पेंडू जहां से गए हो, जो उधर 2 जनरेशन से पैदा हो चुके हैं वो लोग। तो क्या कीड़ा है? कुछ तो है, कुछ तो है कि क्राइम में सबसे आगे है।
देखिए, पॉइंट तो बिल्कुल वैलिड है कि कुछ तो है, और कुछ तो क्यों है। मुझे याद आ रहा है कि एक कोई मौलाना थे या हैं, अल-अक़सा मस्जिद के, अब नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उनकी वीडियो क्लिपिंग्स मैंने देखी हैं, और वो बता रहे थे कि कैसे फ्रांस में जो है वो इस्लामिक रूल कायम होगा और किस तरह से जिहाद करना चाहिए और किसी भी कीमत पर पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाना है। सुनिए ज़रा। في 2050 يعني سيكون مثلا عدد المسلمين في فرنسا أكثر من الفرنسيين، ولكن نحن يعني خلينا نقول لا نعول على أن مثل هذه الأرقام هي التي ستحول هذا البلد إلى بلد إسلامي، فيدخلون في دين الله عز وجل أفواجا من خلال دولة تحمل تحمل الإسلام عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا القضية بأنه سينشر سلطان الإسلام على العالم كله بإحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو نستعين بالله عز وجل ونقاتلهم حتى يخضع العالم جميعا لسلطان. सुन लिया आपने। अब आप सोचिए कि अगर ऐसे किया जाएगा, ऐसी चीजें होंगी, तो सामने वाले भी बेवकूफ नहीं है ना, मूर्ख नहीं है ना। चलो, उनकी सहनशीलता को आप उनकी कमजोरी मत समझो। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा पॉइंट आप समझो कि उनकी सहनशीलता को कमजोरी मत समझो। अगर उन्होंने अपनी सहनशीलता छोड़ दी ना, तो फिर सोचिए कि इस दुनिया में क्या होने वाला है। और इस दुनिया में अगर आप, ठीक है, आपको लगता है कि आपका मजहब जो है खतरे में है, ऐसा है वैसा, तो आप ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो? दुनिया भर में 99% आतंकवादी संगठन इस्लामिक क्यों हैं? दुनिया भर में जितनी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनमें 99% मुसलमान क्यों हैं? ये सोचने वाली बात है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो वो उन 5 से 10%, 15% मुसलमान कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, जो ये रेडिकलाइज हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो रेडिकलाइज नहीं है, जो पीस चाहते हैं। यूएई, सऊदी अरबिया में टेररिज्म क्यों नहीं है? बहुत मिनिमम, बहुत बेयर मिनिमम। तो इस बात को, मेरे पॉइंट को समझिए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, कहीं ना कहीं कीड़ा तो है, और उस कीड़े को मारने की जरूरत है। अगर वो कीड़ा नहीं मरा तो आप समझिए कि जो आप 70%, 75% जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, उनके लिए भी दिक्कतें होंगी, बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी, और पूरी दुनिया में दिक्कतें होंगी। इनफैक्ट होनी शुरू हो गई। तो ये आप बड़ों को समझना है कि आपको किधर ले जाना है अपनी पीढ़ी को। अगर आप ऐसे मौलानाओं, ऐसे लोगों पर, बातों पर भरोसा करेंगे जो उकसाते हैं, जो जिहाद के लिए उकसाते हैं, किसी भी कीमत पर फोर्स कन्वर्जन के लोग आते हैं, उकसाते हैं, पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, इस माइंडसेट के लोग हैं, इस मेंटालिटी के लोग हैं, तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारी मुसीबत आने वाली है, भारी। उन मुल्कों में जाके इंडियंस गूगल के सीईओ बन जाते हैं, बड़े बड़े काम सिलिकॉन वैली में चले जाते हैं, एक आधे हमारे पाकिस्तानी होते हैं। भाई कम से कम प्रोपोर्शन तो ठीक हो ना। फैमिली की इनकम देखें इंग्लैंड में, सबसे ऊपर कौन है? इंडियंस है। सबसे नीचे कौन है? पाकिस्तानी है। ये क्या है? मैं फिर ये कहूंगा, चलो चाइनीज का, उनका आईक्यू, चाइनीज और जो ओरिएंटल्स हैं, जो फार ईस्ट एशियन है, उनका आईक्यू मेजर किया गया ज्यादा है बाकी दुनिया से, गोरों से भी ज्यादा उनका और यहूदियों का आईक्यू ज्यादा होता है। वो इंडियंस तो हमारी तरह के हैं, क्या फर्क है उनमें? वो क्यों आगे निकल जाते हैं? वो इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास ये नहीं है, ये नजरिया नहीं है कि पहले हम मुसलमान हैं फिर हम पाकिस्तानी हैं। वो ये पाकिस्तान के सगे नहीं होते, तो इन्होंने स्वीडन या फ्रांस के या इंग्लैंड के कैसे सगे हो जाने हैं, जो इनको वजीफे देते हैं, जो इनको गले फाड़ फाड़ के अजानों लेने की इजाजत देते हैं, सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ने की इजाजत देते हैं, जो इनका लाइफस्टाइल सपोर्ट करते हैं, इनके पास घर नहीं होता तो इनको होटल में ठहराते हैं, ये उसके सगे नहीं होते, तो इन्होंने किसका सगा होना? ये सिर्फ एक बीमारी है। इस बीमारी का एक ही हल है कि ये जो मजहब है ना, ये जो इनके दिमागों में, बचपन से इनके कान में वो जो चीखे मार के मौलवी जब इनको अजान देता है ना, ये तब से उस इंसानियत का गला घुटना शुरू हो जाता। ये एक दकियानूसी नजरिया है, 1400 साल पुराना नजरिया है। आज से 1200 साल पहले उसने खूब तरक्की की और उसके बाद से जवाल का शिकार हो गया, क्योंकि कोई भी नजरिया जो होता है एक वक्त में चलता है। ये दुनिया ग्लोबलिज्म की दुनिया है, ये मल्टीकल्चरलिज्म की दुनिया है। इंडियन गांव से उठ के जाता है, सिलिकॉन वैली का सुपरस्टार बन जाता है, क्योंकि रंग नस्ल की बात नहीं होती, आपकी जहनियत की बात होती है कि आप किस जहनियत को रिप्रेजेंट करते हैं, किस जहनियत को आप मानते हैं। यहां पे इनका एक ही काम है,
5 दफा अपने आप से बातें कर ली, जमीन पे अपना सर मार लिया, पहुंचे ऊंचे टूंग लिए, दाढ़ियां निकाल ली, उसके ऊपर रंग कर लिए, बस ये इनका नजरिया। तो बड़ा अफसोस हुआ ये देख के, और इसका नतीजा जो है सही नहीं निकलेगा। अगर कोई ये समझता है कि ये बड़े आराम से ये इस्लाम के झंडे गाड़ लेंगे, इतने आसानी से नहीं होगा, कुछ नहीं होना। इनको डंडे पड़ने हैं, बहुत डंडे पड़ने हैं, लेकिन साथ में हमारे और लोग भी बेचारे मल्टी लोग जो है ना, वो भी रगड़े जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, दी हारिस सुल्तान, और patreon.com/xmuslim पे जाके पेट्रन भी बन सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और पहली बार मैंने हारिस सुल्तान के वीडियो पर रिएक्शन दिया है। बातें बड़ी, मुझे तो अभी ये लॉजिकल बातें लगी हैं, बड़ी करेक्ट बातें लगी हैं, इसलिए कई लोगों को बुरा लगेगा इनकी बातों को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो उस माइंडसेट के नहीं है। बेसिकली मैं अपने वीडियोस में जब भी बात कहता हूँ ना, वो मौलाना माइंडसेट, वो मौलाना माइंडसेट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो दाढ़ी वाला बंदा हो, मूछें गायब हो, टोपी लगाए हो, 4 इंच छोटा पजामा पहना हो, मेरा उससे बिल्कुल मतलब नहीं होता। मेरा मौलाना माइंडसेट का जो टर्म मैंने दिया है, वो टर्म वो है सोच का, जिसकी बात यहां पे हो रही है। उस सोच की, उस नजरिए की बात हो रही है, जो नजरिया गलत रास्ते पर जा रहा है। वो नजरिया इस वक्त के हिसाब से सही नहीं है, और अगर उसे जबरदस्ती लागू करवाया जा रहा है या लागू किया जा रहा है, तो यकीन मानिए टकराव होंगे। और टकराव, ठीक है, हर पक्ष का नुकसान होगा, लेकिन जो आग लगाएंगे, जो प्रोवोक करेंगे, उस पक्ष का ज्यादा होगा। ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, इसलिए क्योंकि इतिहास में हमने देखा है। अच्छा, मैं अपने वीडियोस में लगातार कह रहा था कि देखिए, ये जो इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम है, जो रिफ्यूजी, इमिग्रेंट्स, रेडिकलाइज लोग, इस तरह के लोग जो हैं, उनकी प्रॉब्लम से और उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैं फ्रांस का एग्जांपल बहुत लंबे टाइम से दे रहा हूं, और आपने देख लिया कि फ्रांस में क्या हो रहा है। फ्रांस में शरिया लॉ लगाने की बात हो रही है, और ये बात खुलेआम अब सड़कों पे कहा जा रहा है कि जी हम तो जी संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, आबादी ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारी चलेगी, हम जैसा कहेंगे वो ऐसा होगा। और यकीन मानिए कि प्रॉब्लम बढ़ने वाली है फ्रांस के लिए। अब फ्रांस सीखता नहीं, फ्रांस को सीखना नहीं, उसे तो लगता है कि ओपन सोसाइटी हमारी, हमारे वैल्यूज़ हैं, हम तो ये है, हम तो वो है, हम तो करेंगे। तो नतीजा भुगतो भाई। ठीक है, फ्रांस हमारा दोस्त देश है, लेकिन अगर वो सबक नहीं लेगा तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हमने संघर्ष किया, हमने लड़ाई लड़ी, नहीं तो 700 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था, और उसे दिल्ली तक पहुंचने में 1100 कुछ लग गए, 400, 450, 500 लगे इतनी दूरी तय करने में। समझ रहे हैं? 500 साल लगे, इसलिए लगे क्योंकि हमने संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किया, अपोज किया, और तभी हमारी सिविलाइजेशन अभी तक बची हुई है। लेकिन फ्रांस ने वेलकम किया, आज भाई शरिया लॉ लगाओ भाई। ब्रिटेन ने वेलकम किया, लो भाई झेलो, फिर ब्रिटेन शुरू हो गया, वहां भी शुरू हो गया। जर्मनी, झेलो भाई। नाव भर भर के इटली में लोग जा रहे हैं, माइग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स। मैं क्यों ये टर्म यूज कर रहा हूं? ये सारे रेडिकलाइज लोग हैं जिन्हें जानबूझकर भेजा जा रहा है। अगर हमारे देश में बांग्लादेश से रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनको जानबूझकर भेजा जा रहा है, और यहां पर उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, यहां पर उन्हें स्वागत किया जा रहा है। ये सब जानबूझकर बड़े प्लान के तहत हो रहा है। यकीन मानिए, आप लोगों को शायद बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप देखिएगा कि ये प्रॉब्लम यहां भी आएगी, आने वाली है, मुझे दिख रही है प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि समुदायों को शिक्षित होने की ज़्यादा ज़रूरत है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि सिर्फ तुम्हारी ही बातें कहीं सही नहीं मानी जाएंगी, सिर्फ तुम ही जो कहोगे वही नहीं होगा, तुम्हारे लिए ही सब कुछ नहीं है। को एग्जिस्टेंस में विश्वास करना पड़ेगा, और आज सऊदी अरब और यूएई अगर आगे बढ़ रहे हैं तो को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं वो। मुझे याद आ रहा है, और देखिए यूरोप में तो भारी प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे याद आ रहा है, शायद 2016 या 2017 की बात है, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये बात किसी प्रोग्राम में कही थी कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग सब कुछ जानते हो इस्लाम के बारे में, ये बारे में, वो बारे में, लेकिन आप ये समझ नहीं रहे हो कि जो रेडिकलाइज लोगों को आप लोग बुला रहे हो, आप लोग रख रहे हो, वो भारी प्रॉब्लम यूरोप के लिए क्रिएट करने वाली है। सुनिए। There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or
assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. सुन लिया आपने? तो इसीलिए पोलैंड का बार बार उदाहरण देता हूं। मुझे पोलैंड ने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, आप चाहे मुझे ईयू से बाहर कर दो, आप चाहे कुछ भी कर दो, मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को एक को भी अंदर नहीं आने दूंगा। रिफ्यूजीज आर नॉट वेलकम इन पोलैंड। आई थिंक पोलैंड की बात मुझे लग रही है, पोलैंड ही देश है और उनका एक सूत्री कारक है, बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट आने ही नहीं देने हैं। आप चाहे मानवाधिकार के हवाले से आप उनको क्रिटिसाइज करो। आज देखो, आज पोलैंड में क्या हो रहा है, वहां भी कोशिशें हो रही हैं लोगों को घुसाने की, करने की। मेरा तो एक ही सवाल है भाई कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इस्लामिक कंट्रीज में क्यों नहीं जाते? उन्हें क्यों यूरोप जाना है? उन्हें क्यों अमेरिका जाना है? उन्हें क्यों ऑस्ट्रेलिया जाना है? उन्हें क्यों कनाडा जाना है? भाई ये सवाल बहुत बड़ा है और आप सोचिएगा। खैर, वीडियो मैंने देखा, आप लोगों की राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।